आपको शांत और स्पष्ट रहने में क्या मदद करता है उन पलों में? क्योंकि मैंने आपके बारे में जो सुना है वो ये है कि आपने कई सर्जिकल स्ट्राइक्स किए हैं, आप उसमें शामिल थे। तो इन टेंशन भरे पलों में आपको किस चीज ने शांत रखा? सभी को नमस्कार और प्रणाम। आप सबका स्वागत है फिर एक बार लिव योर बेस्ट लाइफ अनस्क्रिप्टेड में। हम अक्सर लोगों की तारीफ उनके ताकत, नेतृत्व और उनके संयम के वजह से करते हैं, लेकिन सच बात सोचने वाली ये है कि जब दबाव लगातार बढ़ता जा रहा हो तो खुद को संभाले रखने के लिए असल में किस चीज की जरूरत है। आज की बातचीत जिम्मेदारी से भरे जीवन के पीछे की आंतरिक मेहनत के बारे में है। हमारे आज के मेहमान एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके करियर को दबाव में नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल DS हुडा ने भारत के उत्तरी सेना कमांडर के रूप में अपनी सेवा दी है और देश के कुछ सबसे महत्वपूर्ण सैन्य फैसलों में अपनी अहम भूमिका निभाई है, जिसमें बड़े आतंकवाद विरोधी अभियानों की निगरानी करना भी शामिल है। लेकिन आज हम रैंक या अधिकार के बारे में बात करने के लिए नहीं आए हैं। हम यहां यूनिफॉर्म के पीछे छिपे उस इंसान के बारे में बात करने आए हैं और ये जानने आए हैं कि जीवन भर स्थिर रहने के लिए क्या करना पड़ता है। स्वागत है आपका लिव योर बेस्ट लाइफ अनस्क्रिप्टेड में, जनरल हुडा। थैंक यू सो मच। आपको यहाँ पाकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। हाँ, ये विषय मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि मैं खुद भी एक डिफेंस सर्विस वाले परिवार से आता हूँ। मेरे अंकल, मेरे कजिन्स इन सब का बैकग्राउंड डिफेंस का ही है, सारे डिफेंस सर्विसेज सिवाय मेरे। हाँ, आपको तो उस बैकग्राउंड के बारे में पता है। मेरा मतलब आप जानते हैं कि वो जिंदगी कैसी होती है। हाँ, नहीं, आपको यहाँ पाना सच में एक सम्मान की बात है। तो जनरल हुडा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यूनिफॉर्म, सेना और नेतृत्व की भूमिकाओं से पहले आप बड़े होते हुए किस तरह के इंसान थे? क्या कोई ऐसा शुरुआती प्रभाव था जिसने जिम्मेदारी को देखने के आपके नजरिए को आकार दिया? हाँ, देखिए, यूनिफॉर्म से पहले भी वहाँ यूनिफॉर्म ही थी, क्योंकि मेरे पिता सेना में थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के युद्ध में वो एक सैनिक थे। वो बहुत सोच के खर्च करते थे और वो अपने काम में बहुत ही डिसिप्लिन थे। आप जानते, उन्होंने शुरुआत की, वो एक छोटे से गांव से आए थे और उन्होंने अपनी पढ़ाई काफ़ी देर से शुरू की थी और इसलिए वे अपने बच्चों को अवसर देने की ज़रूरत को समझते थे। हम 4 भाई बहन थे। हमें बेहतरीन स्कूलों में भेजा उन्होंने। मुझे आज भी याद है, देहरादून में मेरे पिताजी की आखिरी पोस्टिंग थी। जब उन्होंने मेरे छोटे भाई का दाखिला दून स्कूल में कराया तो डिपॉजिट भरने के लिए उन्हें असल में अपना स्कूटर बेचना पड़ा था। और वो फिर रोज घर से दफ्तर पैदल जाते थे। तो मुझे लगता है कि उस प्रभाव ने मेरी शुरुआती सालों को आकार दिया है और इसलिए जब मैंने एनडीए में शामिल होने का फैसला किया तो ये कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं लगा कि आप एक मिलिट्री घर से निकलकर यूनिफॉर्म वाली जिंदगी में जा रहे हैं। तो आपने कहा कि आपके 4 भाई बहन थे, तो क्या वो सभी डिफेंस सर्विसेज में हैं या आप अकेले योद्धा हैं? नहीं, मैं अकेला योद्धा नहीं हूँ। मेरे बड़े भाई सेना में थे। दुर्भाग्य से वो अब हमारे बीच नहीं रहे। मेरी बहन की शादी एक आर्मी ऑफिसर से हुई थी। मैं सेना में शामिल हो गया। मेरा छोटा भाई, वो किसी तरह इस जाल से बच निकला। वो अब अमेरिका में है। अच्छा, तो जब आप सेना में शामिल हुए, मेरा मतलब है कि क्या ये आपका खास फैसला था कि आप इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्मर्ड या पैराज में जाएंगे, या अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप इन्फेंट्री से हैं सर, है ना? तो मैंने इन्फेंट्री को ही चुना था और इन्फेंट्री में मैंने गोरखा रेजिमेंट को ही चुना। ओह, अच्छा। हाँ, वो मुझे बहुत ही आकर्षक रेजिमेंट लगती थी। तो सच कहूं तो मेरे दिमाग में इस बात को लेकर कोई बहस या दुविधा नहीं थी कि आपको किस आर्म में शामिल होना चाहिए। इन्फेंट्री को एक तरह से युद्ध की रानी यानी क्वीन ऑफ बैटल कहा जाता है, जो हमेशा आगे से नेतृत्व करती है और
और गोरखाओं की तो बात अलग है, और गोरखा में शामिल होने के लिए एक शानदार और मशहूर रेजिमेंट लगती थी। हाँ, और ये बहुत ही स्मार्ट रेजिमेंट है। मैं कहूँगा कि गोरखा जिस तरह से अपनी कैप पहनते हैं और जिस तरह से वो मार्च करते हैं, वो वाकई आकर्षक है। मैं हमेशा गोरखाओं से आकर्षित रहा हूँ, ठीक है, और इसीलिए तो क्या आप हमें सेना में अपने शुरुआती दिनों में वापस ले जा सकते हैं? शायद कोई ऐसा पल जब चीज़ें योजना के मुताबिक नहीं हो रही और आपको एहसास हुआ कि आपको कितना कुछ करने की ज़रूरत है, या उस चीज़ के लिए कितने प्रयास करने की ज़रूरत है? देखिए, ये हकीकत कि मिलिट्री लाइफ मानसिक रूप से एक बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाली है, ये असल में उसी पहले दिन से आ जाती है जब आप एकेडमी में कदम रखते हैं। मुझे याद है जब मैं 16 साल का था और मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन की थी, और हमारी एकेडमी का पहला दिन था। हम फर्स्ट टर्म्स थे। हमें डिनर के बाद रुकने के लिए कहा गया, और वो रात फ्रंट रोलिंग, बैक रोलिंग, पुशअप्स, स्प्रिंट से भरी थी। मतलब तब तक जब तक आपको ये ना लगे कि आपका शरीर शायद अब इसे और नहीं झेल सकता। और ये हफ्तों तक चलता रहा। उदाहरण के लिए हमें क्लास जाने के लिए साइकिलें दी जाती थी, लेकिन फर्स्ट टर्मर्स के तौर पर आपको साइकिल चलाने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन आपको साइकिल को क्लास तक लेकर जाना होता है। तो आप इसे अपनी गर्दन के चारों ओर ओके। लटका लेते हैं, यानी पहले 2 महीने साइकिल आपकी सवारी कर रही होती है। अब ये देखने में कठिन लगता है कि लेकिन यहाँ एक विरोधाभास है। ये आपको शारीरिक रूप से जितना अधिक चुनौती देते हैं, आपकी मानसिक कंडीशंस उतनी ही अधिक बढ़ती है। सो आई वुड से कि कभी-कभी हम कहते हैं कि हाँ, हमारे पास कोई ऐसा वीरतापूर्ण पल आएगा जो हमें ये एहसास कराएगा कि हम मानसिक रूप से बहुत मजबूत हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये हाँ। रोजाना कठिन काम करना और उन्हें अच्छी तरह से करना ही है जो असल में आपके रेजिलियंस को बढ़ाता है। और यही आज हम अपने एनडीए के दिनों पर हंसते हैं, लेकिन वो उस समय बहुत कठिन थे, पर उन्होंने हमें इस मानसिक कंडीशनिंग को बनाने में मदद की। तो जब आप एनडीए के दिनों की बात करते हैं और ये भी बताते हैं कि वो आपके मुश्किल दिनों के लिए तैयार करते हैं, तो वो कौन सी खास बात या खास सीख थी जो आपको एनडीए के दिनों में मिली? क्योंकि मैं हमेशा एनडीए से आकर्षित रहा हूं, तो वो कौन सी खास चीज थी उन्होंने आपको ढालकर एक बेहतरीन अनुशासित आर्मी पर्सन या डिफेंस सर्विसेज का कर्मी कैसे बनाया और आपके हुनर को कैसे निखारा? देखिए, मुझे लगता है कि वे शुरुआत में जो करते हैं वो एक तरह से आपको ये बताना चाहते हैं कि आप जहां से भी आ रहे हैं, यहाँ की जिंदगी अलग होने वाली है। हम्म। और वो ऐसा आपको फिजिकली चैलेंज देकर करते हैं। एक तरह से आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि शारीरिक रूप से ऐसा कुछ भी असंभव नहीं है जिसे आप नहीं कर सकते हैं। और ऐसा, जैसे कि मैंने कहा, वो शारीरिक चुनौती फिर आपको मानसिक रूप से इतना मजबूत बना देती है कि आपको लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट टर्मर्स के तौर पर हमें मूवी हॉल से मेस तक रोल रोल करके बैक। वापस जाना पड़ता था फिल्म्स देखने के बाद। लगता लगभग आप फ्रंट आधे रोलिंग से की 1 बात कर रहे हैं? किलोमीटर आपको ओह! बस फ्रंट रोलिंग करते हुए जाना होता था। उसके लिए आपको लव स्टोरी फिल्म देखनी पड़ती थी, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि इसी तरह से धीरे धीरे समय के साथ वो आपको कंडीशन करते हैं और आपको तैयार करते हैं। एंड ऑफ कोर्स, आप जिस मिलिट्री में जा रहे हैं उसके अपने कुछ वैल्यूज हैं, एक खास कल्चर है और उसका पालन किया जाना चाहिए। और हम उन मूल्यों और संस्कृति के बारे में बाद में बात कर सकते हैं। तो आप जब एक ऑफिसर के रूप में एकेडमी से बाहर आते हैं, हम्म। तो आप पूरी तरह से जीवन के एक अनुशासित तरीके से आदी हो चुके होते हैं। आप जानते हैं कि जिस माहौल में जा रहे हैं वो चुनौतीपूर्ण होने वाला है, कठिन होने वाला है, लेकिन उस 4 साल की ट्रेनिंग ने आपको इसके लिए तैयार कर दिया है। तो एनडीए, हाँ, ये 4 साल का होता है, तो एक तरह से एक युवा व्यक्ति का एनडीए में जाना और लव स्टोरी देखने के बाद उन रोल्स के लिए जाना, क्या आप अभी भी इस बात पर विश्वास करते हैं कि उस अनुशासन ने आपको आज वो इंसान बनाने में मदद की जो आप आज हैं? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। मेरा मतलब है कि वे शुरुआती साल ही हैं जो वाकई आपको एक युवा अधिकारी के रूप में आकार देते हैं।
बेशक मिलिट्री लाइफ खुद आपको बहुत सी चीजें सिखाती है, लेकिन वो शुरुआती अनुशासन ही है जो वाकई आपके साथ हमेशा रहता है। अनुशासन की नींव, चीजों को सही तरीके से करने की नींव, वो आपके लिए उन ट्रेनिंग के सालों में ही रख दी गई थी। बहुत बढ़िया सर। तो देवी और सज्जनों, आपने जनरल हुडा से सुना कि जीवन के शुरुआती दिनों में आप जो शुरुआत करते हैं, जो कुछ भी आप सीखते हैं, वही आपको भविष्य के लिए आकार देता है, आपका भविष्य बनाता है। और तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा जनरल हुड्डा कि लोग अक्सर वीरता शब्द का इस्तेमाल बहुत सहजता से करते हैं, मजाक में करते हैं। आपके अनुभव में वास्तव में साहस कैसा दिखता है जब डर वाकई सच हो और दांव पे बहुत कुछ लगा हो, बहुत खतरा भी हो? लुक, आप जानते हैं कि लोग अक्सर कहते हैं कि साहस का मतलब डर का ना होना है, और ये सच नहीं है। हमारे फील्ड मार्शल मानेकशॉ थे जिन्होंने बहुत फेमसली कहा था कि अगर आप कहते हैं कि आपको डर नहीं लगता, तो या आप तो झूठ बोल रहे हैं या फिर आप एक गोरखा हैं। तो डर हमेशा मौजूद रहता है, मेरा मतलब है कि, और विशेष रूप से वहां जहां आप जानते हैं कि जान दांव पर लगी हो, तब हम सैन्य और सेना की बात कर रहे होते हैं। आप ऐसे सर्कमस्टांसेस में होते हैं जहां लोगों को चोट लग सकती है, और इसलिए हमेशा ये डर बना रहता है। मेरे विचार से साहस के 3 डायमेंशंस होते हैं। पहला डायमेंशन शारीरिक है, यानी फिजिकली। जब आप बहुत खतरनाक स्थिति में होते हैं और आप खड़े होकर अपने लोगों से कहते हैं कि मेरे पीछे आओ, कि आप वो व्यक्ति हैं जो खुद को फ्रंट लाइन में रखने जा रहे हैं। ये नहीं है कि तुम आओ, मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा, बल्कि आप उठते हैं और कहते हैं कि जस्ट फॉलो मी। मुझे लगता है कि वहां पे मॉरल डायमेंशंस भी होते हैं जो लीडरशिप में आपके आगे बढ़ने के साथ महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अपनी गलतियों की जिम्मेदारी स्वीकार करने का साहस रखते हैं। बहुत अच्छा। और कहते हैं कि लुक, आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, और इसे किसी दूसरे पर टालने की कोशिश ना करना। और मुझे यह भी लगता है कि जैसे जैसे आप रैंक में ऊपर उठते हैं, ये साहस भी जरूरी होता है कि आप ये सुनिश्चित कर सकें कि आपके इंस्टीट्यूशनल वैल्यू कमजोर ना हो। ये बहुत ही मेरे लिए महत्वपूर्ण है। आप इसे स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर कह सकते हैं। ये कहना है कि अगर हम इस तरह से काम करते हैं तो इंस्टीट्यूशनल स्टैंडर्ड्स में गिरावट आ सकती है, संस्था के चरित्र में गिरावट आ सकती है। मैं जानता हूं कि आज हम बात करते हैं कि ये संस्था कमजोर हो गई है, वो संस्था कमजोर हो गई है, एंड इसलिए मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण है और इसमें भी बहुत अधिक साहस की आवश्यकता होती है। ये कहने के लिए, देखो, मैं चला जाऊंगा लेकिन मेरी संस्था, मेरा संगठन कमजोर नहीं होना चाहिए। तो मैं इस साहस को 3 डायमेंशंस में देखता हूं। जी जनरल हुडा, आपने नेतृत्व के लिए बहुत ही सुंदर और बेहतरीन सुझाव दिए हैं कि हमेशा आगे बढ़कर नेतृत्व करें। ऐसा नहीं है कि अगर आप लीडर हैं तो आपको आगे रहना होगा और उदाहरण पेश करके नेतृत्व करना होगा, ताकि आपकी बाकी टीम आपको फॉलो करे और अपनी गलतियों को स्वीकार करना भी सीखे। मुझे लगता है कि अगर ये चीजें मौजूद हैं तो देवी और सज्जनों, जो कुछ हमने जनरल हुडा से सुना है, ये है कि एक लीडर के रूप में आपको आगे बढ़कर नेतृत्व करने की आवश्यकता है। आपकी टीम को आपके पीछे चलने की जरूरत है, और अनुशासन ये भी होना चाहिए कि अपनी गलतियों से सीखे, अपनी गलतियों को स्वीकार करे और जीवन में आगे बढ़ते हुए उन्हें सुधारे। तो ये मुझे एक और सवाल पर लाता है। ये सब दबाव और आंतरिक नियंत्रण के बारे में है। जब आप ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं जहां भावनाएं आसानी से आप पर हावी हो सकती है, तो उस पल में आपको शांत और स्पष्ट रहने में क्या मदद करता है? क्योंकि मैंने आपके बारे में जो जाना है, जो सुना है, वो ये है कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए हैं। तो उन टेंशन भरे पलों में आपको किस चीज ने शांत रखा? ओके, तो इससे पहले मेरा एक पर्सनल मंत्रा है। ओके। इससे पहले कि मैं वो बताऊं, मुझे इसे संदर्भ में रखने दें। तो 18 सितंबर 2016, जिसे हम सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं, उसे अंजाम देने से 10 दिन पहले उरी गैरिसन्स पर एक हमला हुआ था, और वो एक आतंकवादी हमला था। 4 आतंकवादी चुपके से अंदर घुस आए थे, और जब तक ऑपरेशन खत्म हुआ हमने 19 सैनिकों को खो दिया था। वो 20 वर्षों में सेना का एक ही दिन में होने वाला सबसे बड़ा नुकसान था।
और जाहिर है कि आप खुद से पूछते हैं कि क्या ऐसा कुछ था जो आप इसे रोकने के लिए कर सकते थे। एक असफलता की भावना होती है कि ऐसा क्यों हुआ है। एंड देन ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड। सोशल मीडिया विशेष रूप से इन स्थितियों में बहुत कठोर होता है। और आप हम्म। क्या कर रहे थे? अगर आप अपने खुद के गैरिसन की रक्षा नहीं कर सकते तो आप क्या करेंगे? और ऐसे समय में आप भावनात्मक हो सकते हैं, आप गुस्से में आ सकते हैं, आप लोगों पर भड़कना शुरू कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मुझे लगता है कि मेरा अपना एक पर्सनल मंत्रा है। जैसे कि मैंने जिक्र किया है कि आज का दिन निराश होने के लिए नहीं है। आपके सामने एक समस्या है, आपको इसे संभालना होगा। एक ऐसी स्थिति सामने है, आप उस स्थिति से कैसे निपटते हैं? अतीत में बहुत अधिक पीछे देखना मददगार नहीं होता है। तो देखो, आज निराश मत हो, समाधान ढूंढो। और वास्तव में मैं आपको बताऊंगा कि उरी में घटना होने के बाद पहले दिन से ही हमने सर्जिकल स्ट्राइक की योजना बनाना शुरू कर दिया था। देखो, हमारे साथ एक घटना हुई है, अब हमें इसका जवाब देने की जरूरत है। और क्योंकि हमने कहा कि हमें अब यही करने की जरूरत है, तो अचानक आपने देखा कि आप जानते हैं, जब लोग अपने सिर झुकाए हुए थे, मनोबल गिरा हुआ था। क्या हो गया कि यहां हमारे सामने कुछ ऐसा है जो हमें करना है। और इसलिए अचानक मूड में बदलाव आता है, भावनाओं में बदलाव आता है। तो मैं कहूंगा कि चुनौतीपूर्ण स्थितियां आएंगी, ऐसे समय भी आएंगे जब आपको लगेगा कि भावनाएं आप पर हावी हो रही है। लेकिन ये कहने के बजाय कि मैं ही क्यों, क्या हो गया, ये कहना बेहतर है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूं कि जब चैलेंज की स्थितियां होती हैं तो शायद खुद से कहें आज का दिन निराश होने के लिए नहीं है। और मुझे युद्ध की कहानियां सुनना बहुत पसंद है और उरी उनमें से एक थी। मुझे लगता है कि उस पर एक फिल्म भी बनी है और उस फिल्म में आपकी भूमिका दिखाई गई थी। तो जब हम युद्ध की कहानियों पर बात कर रहे हैं, आप जैसे रक्षा सेवाओं के एक अनुभवी के साथ बैठना और मेरे जैसा एक छोटे बच्चे की तरह होना, जब कोई अनुभवी सामने हो, मैं आपसे कुछ और कहानियां सुनना चाहूंगा। शायद उरी के अलावा कोई और चीजें जो आपके दिल के बहुत करीब हो और आपने उससे क्या सीखा। सो लेट मी जस्ट सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेन। मैं जानता हूं कि लोगों ने वो फिल्म उरी देखी है और वास्तव में ये ऑपरेशन फिल्म में दिखाए गए दृश्य से कहीं अधिक जटिल था। फिल्म शानदार थी, मैं ये स्पष्ट कर दूं, मैं उस मामले में कुछ भी नकारात्मक नहीं कहना चाहता। लेकिन ऑपरेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। हमें लगभग 250 किलोमीटर दूरी पर स्थित 5 लक्ष्यों पर हमला करना था। उनमें से प्रत्येक के लिए आवश्यक था कि हम दुश्मन के डिफेंस यानी पाकिस्तान के डिफेंस के पीछे जाएं, क्योंकि सभी आतंकवादी शिविर पाकिस्तानी डिफेंस के पीछे थे। हमें वहां जाना था, उन शिविरों पर हमला करना था और फिर वापस आना था। जिस समय तक जाहिर तौर पर पाकिस्तानियों को पता चल जाता है कि पीछे कुछ हुआ है, पहले हमले और आखिरी हमले के बीच का टाइम डिफरेंशियल लगभग 6 घंटे का था। सो द कंसर्न वॉज ये थी कि हर किसी को सुरक्षित वापस आना चाहिए। मुझे लगता है कि वही मुख्य बात थी। और अगर आप मुझसे पूछें तो ऑपरेशन की अच्छी उपलब्धियों में से एक ये थी कि हां, हमने आतंकवादी शिविरों पर हमला किया और हमने एक कड़ा संदेश भेजा। लेकिन यह तथ्य कि हर एक सैनिक सुरक्षित वापस आया वहां, हां, वो मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत संतोषजनक था। हाँ, सेना को, रक्षा सेवाओं को एक समुदाय और भाईचारे के रूप में भी जाना जाता है। तो ये मुझे अपने अगले सवाल पर ले आता है कि सेना को अक्सर एक भाईचारे के रूप में वर्णित किया जाता है। समुदाय की वो भावना, जैसे एक दूसरे के लिए खड़ा रहना, न केवल उन ऑपरेशनों को कैसे आकार देती है जिनका आपने अभी जिक्र किया है, बल्कि वो व्यक्ति भी जो आप बनते हैं। हाँ, तो जैसा कि आपने कहा, ये वास्तव में प्रभावित करता है कि ऑपरेशनों को कैसे अंजाम दिया जाता है। व्यक्तिगत स्तर पर मुझे लगता है कि
ये आपसे ऐसी चीजें करवाता है जो एक व्यक्ति के रूप में आप अकेले शायद नहीं करेंगे। आप अधिक आगे बढ़ते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि कोई आपके साथ खड़ा है। अगर कुछ होता है तो वो आपकी मदद के लिए वहां मौजूद है। ये तथ्य है कि हाँ, वो मेरे पीछे खड़ा है। मुझे लगता है कि ये आपको एक बेहतर लीडर भी बनाता है क्योंकि आप लोगों से मिलकर काम करने की आवश्यकता को समझते हैं और इसलिए एक लीडर के रूप में आप मजबूत टीम बनाना चाहते हैं। आप उन्हें एम्पावर बनाते हैं, आप इनिशिएटिव करने को प्रोत्साहित करते हैं। तो आपको वो लीडरशिप स्किल में मदद करता है। मुझे लगता है कि ये ह्यूमिलिटी भी पैदा करता है जो मेरे विचार में एक महत्वपूर्ण गुण है। और ये विनम्रता इसलिए पैदा करता है क्योंकि आप समझते हैं कि आपकी प्रशंसा, आपकी सफलता, आपकी टीम के सदस्यों के योगदान और बलिदान का परिणाम है। और ये अपने आप में बिल्कुल सही। एक प्रकार की विनम्रता की भावना पैदा करता है। आप जानते हैं, मैं इनमें से कुछ कॉर्पोरेट टॉक्स के लिए जाता हूं और हम कोलैबोरेशन और टीम के सदस्यों से मिलकर काम करने के बारे में बात करते हैं। मैं सुझाव दूंगा कि एक कदम और आगे बढ़ें, सहयोग से बढ़कर ट्रस्ट पर जाएं। आप टीम के सदस्यों के बीच भरोसा कैसे बनाते हैं? क्योंकि अगर आप टीम के सदस्यों के भीतर भरोसा बना सकते हैं तो ये एक बिल्कुल अनशेकेबल टीम तैयार करेगा। शानदार। तो देवियों और सज्जनों, आपने जनरल हुडा से सुना, सहयोग से एक कदम आगे बढ़े। आज हम टीम को बनाने या सहयोग की बात करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि मैं ये कहूं कि उनकी सलाह ये है कि सहयोग से एक कदम आगे ऊपर उठे, टीमों के भीतर भरोसा पैदा करे, और अगर टीमों में भरोसा हो तो वो एक अनशेकेबल टीम बन सकती है। इतने बढ़िया और इतने शानदार बेहतरीन जानकारी जनरल हुडा ने हमें दी है। तो जनरल हुडा, मैं आपसे पूछता हूं कि ऐसी कौन सी एक साइलेंट हैबिट है जिसका आपने सालों से पालन किया है? कुछ ऐसा जिसे लोग आपकी स्थिति या आपके पद वाले व्यक्ति को आसानी से नहीं जोड़ेंगे और जिसने आपको हमेशा जमीन से जुड़े रहने में मदद की है? तो मुझे लगता है कि ये एक साइलेंट हैबिट है सुनना। ये नेतृत्व का एक और गुण है। हाँ, मेरा मतलब है कि आपकी क्षमता, मैं जानता हूं कि जैसे जैसे आप रैंक के ऊपर उठते हैं, इस समझ का होना जरूरी है कि आप हर क्षेत्र में एक्सपर्ट नहीं हो सकते और इसलिए कुछ लोगों को सुनने, उनकी सलाह लेने और समझने की आवश्यकता होती है। जब आप हायरार्की के शीर्ष पर होते हैं तो आपके नीचे के लोगों की आवाजें धीमी हो जाती हैं। आपके आसपास अक्सर सलाहकारों का एक करीबी समूह होता है। इसलिए मेरा हमेशा यह प्रयास रहता है कि क्या आप नीचे तक पहुंचकर उन लोगों को सुन सकते हैं? उदाहरण के लिए, जब मैं आर्मी कमांडर था तो मेरे पास एक समर्पित एक्सचेंज ऑपरेटर था जो मेरी सभी कॉल्स को कनेक्ट करता था और उसे मेरे निर्देश थे कि हर रात जब मैं स्टेशन पर हूं, वो मुझे एक ऐसे कमांडर से कनेक्ट करे जो मुझसे 3 स्टेप बिलो हो। मेरा पहला सवाल हमेशा यही होता था कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर मुझे लगता है कि उसकी बातचीत से आपको समझ आता है कि आपके नीचे काम करने वाले लोगों की जरूरत क्या है, वे किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, और ये वास्तव में आपको जमीन से जुड़े रहने में मदद करता है और ये आपको शीर्ष पर होने के घमंड को अपने सिर पर हावी नहीं होने समझ देता। गया। हाँ। तो मूल रूप से जिसे हम अपने शब्दों में या लीडरशिप की भाषा में कहते हैं, पिरामिड के निचले हिस्से में जाना। वहां भी आपको उन्हें सुनने की जरूरत है क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि आपको पिरामिड के नीचे क्या मिल जाए। वहां कोई हीरा भी हो सकता है, ठीक है? और आपने अभी साबित कर दिया कि वो आपसे 3 स्तर नीचे था, आपके स्तर से, और आप हमेशा उनसे बात करते थे और उनसे जानने की कोशिश करते थे कि उनकी जरूरतें क्या है। तो जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो चलिए कुछ गलतियों और आत्मनिरीक्षण के बारे में भी बात करते हैं। यदि आपको समय में पीछे जाकर अपने कोई फैसले बदलने का मौका मिले तो क्या आप वो बदलेंगे, या आप मानते हैं कि आपकी सबसे कठिन गलतियां भी आपको वो बनाती हैं जो आप आज हैं?
सी लुक, सैन्य जीवन या सेना का जीवन चुनौतीपूर्ण होता है और ऐसे कई फैसले होते हैं जहां आपको अ, लगता है कि मैं उस फैसले को बदल सकता था, और विशेष रूप से वे फैसले जिनमें जाने गई हैं। आपके ऑपरेशंस रहे हैं, आपने फैसले लिए हैं, और उस फैसले या ऑपरेशन में लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो आप कभी कभी सोचते हैं कि काश मैंने कुछ चीजें अलग तरीके से की अलग तरह होती। से। लेकिन असलियत यह है कि आपके पास चाहे जो भी पछतावा हो, परिणाम पहले से ही पत्थर की लकीर बन चुका होता है। हम्म। आप परिणाम को नहीं बदल सकते। जो हो चुका है वो हो चुका है। इसलिए मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि आपने ये फैसला कैसे लिया। उससे सीखें, क्या आप चीजों को बेहतर कर सकते थे, और फिर उसे अपनी अगली स्थिति में लागू करने का प्रयास करें जब आपके सामने कोई ऐसी चुनौती आए। तो मुझे लगता है कि वो लर्निंग प्रोसेस बेहद महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण सच यह है कि जो चीज पहले ही घटित हो चुकी है उसके परिणाम को आप बदल नहीं सकते। इसलिए जरूरी बात यह है कि आप उससे सीखें और खुद में सुधार करें। मुझे लगता है कि यही बेहतर है। सीखना हमेशा निरंतर होता है और हम लीडरशिप में ये भी कहते हैं कि अपनी गलतियों से सीखे। इस पर आपका क्या नजरिया है और ये आपको बेहतर इंसान कैसे बनाता है? नो, दैट्स अ रियली अ पार्ट ऑफ योर लीडरशिप एक्सपीरियंस। अगर आप ये सोच लेकर चलेंगे कि मैं गलत नहीं हूं, ये किसी और की गलती थी, तो जाहिर है कि आप खुद में सुधार नहीं कर पाएंगे। इसलिए गलतियों से सीखना मुझे लगता है कि एक लीडर के रूप में आगे बढ़ने और ईमानदारी से ये स्वीकार करने का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है कि गलतियां हुई हैं। बिल्कुल ठीक है। तो जनरल हुडा, बहुत ही सुंदर विचार, और मुझे यकीन है कि आज आपको सुन रहे हमारे दर्शक जो खुद लीडर्स हैं कई टिप्स और सीख लेकर जाएंगे यहाँ तक कि मैं भी रक्षा सेवाओं के एक अनुभवी के रूप में आपके अनुभव से सीख रहा हूँ, एक दिग्गज इंसान से सीख रहा हूँ। और अगला सेगमेंट जनरल हुडा उन मिथकों के बारे में है जिन्हें खत्म होना चाहिए, ठीक है? जहां हम उन लोकप्रिय धारणाओं को चुनौती देते हैं जिन्हें लोग अक्सर बिना किसी सवाल के स्वीकार कर लेते हैं। तो पहला मिथक ये है कि मजबूत लोग आंतरिक रूप से संघर्ष नहीं करते। तो आपके अनुभव में क्या आपके पास संदेह या आंतरिक संघर्ष या कोई और परेशानी जो दूसरों ने नहीं देखा? हाँ, तो चलिए मैं आपको अपनी एक छोटी सी व्यक्तिगत कहानी सुनाता हूं। तो ये 8 अक्टूबर 2005 की बात है। मैं उरी में तैनात था, वही गैरिसन जिस पर बाद में यानी 11 साल बाद हमला हुआ था, और मैं वहां ब्रिगेड कमांडर था, जिसका मतलब है कि मैं उरी गैरिसन में सबसे सीनियर अधिकारी था। 8 अक्टूबर 2005 को सुबह लगभग 9 बजे मैं अपने कमरे में बैठा था। तभी अचानक एक सैनिक भागता हुआ मेरे कमरे में आया। उसने सचमुच मुझे गर्दन से पकड़ा और मुझे कमरे से बाहर खींच लिया, और मैं सोच रहा था कि यह लड़का एक ब्रिगेडियर के साथ क्या कर रहा है। लेकिन जैसे ही उसने मुझे बाहर एक छोटे से लॉन में खींचा, ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया आपके आसपास ढह रही हो। हमारे यहां उरी में सबसे बड़े भूकंपों में से एक आया था। उरी? हाँ, 8 अक्टूबर 2005 को उरी, जम्मू कश्मीर में सब कुछ तबाह हो गया था। मेरा मतलब है, हमारे पास लगभग 160 इमारतें थीं, जिनमें से 155 इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी थीं। और यही स्थिति लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमारे सभी चौकियों की भी थी। सड़कें पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थीं, पुल क्षतिग्रस्त हो गए थे। बेशक उस समय मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं थी, इसलिए टेलीफोन टावर भी गिर चुके थे। और हजारों घायल लोग, जिनमें आम नागरिक भी शामिल थे, गैरिसन में वो लोग उमड़ रहे थे और कह रहे थे, आर्मी हमें बचा लेगी, आर्मी विल सेव अस। और हर कोई मुझे सबसे सीनियर अधिकारी के रूप में देख रहा था कि हमें निर्देश दें, हमें बताएं कि क्या करना है। और
मैंने भी अपने जीवन में कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था, इसलिए आपके मन में भी बहुत सारे संदेह और कंफ्यूजन थे कि क्या मैं इसे संभाल पाऊंगा, क्या मैं सही फैसले ले पाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि वहां आपको उन भावनाओं और इमोशंस को feelings। दबाना ही पड़ता है। एक लीडर के रूप में लोग आपके चेहरे पर भ्रम और डर देख सकते हैं। मेरा मतलब है, आपने भी ऐसे ही कुछ स्थितियों का सामना किया होगा जहां कोई बॉस के कैबिन से बाहर आता है और कहता है कि यार बॉस कंफ्यूज लग रहा है। तो आपको उन संदेहों को दबाना होगा और अपने फैसले लेने में स्पष्ट और डिसाइसिव होना होगा। ये कहने का समय नहीं होता कि ओह चलो इस समस्या को ऊपर भेज देते हैं, कोई और फैसला करेगा, बाद में देखते हैं, हाँ, या चलो बाद में एक देखते हैं। कमेटी बनाते हैं। नहीं नहीं, आपको तुरंत वही वक्त के फैसला वही करना फैसले लेने होते हैं। तो उस संदेह को आपको दबाना होगा। इसके अलावा जब कोई संकट होता है तो इनमें से कुछ फैसले किसी न किसी को चोट पहुंचाएगा। बिल्कुल सही। आप एक फैसला लेंगे जो शायद किसी के लिए अच्छा हो, किसी के लिए अच्छा ना हो। मेरा मतलब है, संकट में हमेशा ऐसा ही होता है। आपके पास एक या दो बुलडोजर हैं, या तो आप उन इमारतों से मलबा हटाते हैं जहां लोग दबे हुए हैं, या आप सप्लाई लाने के लिए सड़कें सही। खोलते हैं। तो यह भी अंदर से थोड़ा आहत करता है। एक आंतरिक भावना होती है कि देखो मैं ये फैसला ले रहा हूं, लेकिन इससे किसी को नुकसान हो सकता है। लेकिन बिल्कुल सही। फिर से जब तक आप स्पष्ट हैं कि आप जो कर रहे हैं वो बड़े संगठनात्मक हित में है, मुझे लगता है कि फैसले लेने का एक नैतिक आधार होता है। तो ऐसी स्थिति में आंतरिक संदेह तो होंगे ही, लेकिन एक लीडर के रूप में मुझे लगता है बिल्कुल कि सही। आपको उन्हें अंदर ही अंदर रखना होगा। तो ऐसा नहीं है कि वे मौजूद नहीं हैं, संदेह मौजूद होते हैं, बस आपको उनसे निपटना होता है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जब ऐसी कोई स्थिति आती है या जब दबाव होता है और आपको कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना होता है, तो सबसे पहले ये मत दिखाओ या जाहिर मत करो कि आप किसी संदेह में हो, और दूसरी बात यह है कि ऐसा फैसला ले जो संगठन के लिए सबसे अच्छा हो, भले ही वो हर किसी को संतुष्ट न करे? यस। जी। जब आपने ये कहानी साझा की तो जिस चीज ने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वो ये था कि आप अपने कमरे में बैठे थे और सैनिक वास्तव में आया और आपको बाहर खींच ले गया। तब आपको भूकंप महसूस नहीं हुआ था? नो 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 नो, वास्तव में मुझे महसूस नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने मुझे बाहर खींचा, मुझे लगता था कि ये बस शुरू ही हुआ था। तो ये लगभग 20 से 30 सेकंड तक चला होगा, और वो सब ऐसा था कि जैसे दीवारें फट रही हों। ओहो, तो मैं अपने कंप्यूटर बैठा हुआ कुछ काम कर रहा था। शायद मेरा ध्यान उस तरफ नहीं था, लेकिन जब उसने मुझे कमरे से बाहर निकाला तो हवा में सिर्फ धूल ही धूल दिख रही थी, सब कुछ ढह रहा था। और ये महज 30 सेकंड की बात थी? या हाँ। ओके। तो जब भी हम बात करते हैं निरंतरता की, चाहे वो लीडरशिप हो, चाहे वो रक्षा सेवाएं हो या किसी का रोजमर्रा का जीवन हो, निरंतरता का मतलब होता है कभी न चूकना। जब आप अपनी खुद की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे तो आपने खुद पर बहुत ज्यादा सख्त हुए बिना खुद को वापस कैसे संभाला? वो प्रोत्साहन कहां से आया? सो लेट्स सी, हम सब चाहते हैं कि हम परफेक्ट हों, लेकिन ऑनेस्ट जवाब यह है कि हम नहीं हैं। हम खुद की उम्मीदों से पीछे रह जाते हैं, कभी प्रोफेशनल लाइफ में, तो मुझे लगता है कि कभी कभी हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी हमारे अपने एटीट्यूड और व्यवहार में हम खुद से पीछे रह जाते हैं। मुझे लगता है कि रोड टू रिकवरी अपनी कमी को स्पष्ट रूप से क्लियर एक्सेप्टेंस से शुरू होता है। अपनी कमियों को स्वीकार दैट करना। आई हैव डन समथिंग, मैं अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, मैंने कुछ गलत किया है। मेरा मतलब है कि सुधार का रास्ता, जैसा कि आप इसे कहते हैं, वहीं से शुरू होगा। और ईमानदारी से कहें तो
अगर आपको खुद पर सख्त होना है तो खुद पर सख्त होइए और कहिए कि हाँ, मुझसे बड़ी गलती हुई है, मैंने कुछ गलत किया। क्योंकि अगर आप समस्या को पहचानेंगे ही नहीं तो समस्या को हल करने के रास्ते कैसे बिल्कुल ढूंढेंगे? सही। हम्म। इसलिए स्पष्ट रूप से पहचानना कि कोई समस्या हुई है और अब मुझे इस पर विचार करने के तरीके खोजने की जरूरत है कि मुझे यहां से आगे भविष्य में क्या करना है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि मैं उन गलतियों को ना दोहराऊं। इसलिए मुझे लगता है कि ये स्पष्ट रूप से पहचानना बेहद महत्वपूर्ण है कि आप कहाँ गलत थे। मेरा मतलब है ये कहना कि नहीं, केवल मेरी गलती नहीं थी, किसी और की गलती थी, ये था, वो था। जैसे कि मैंने कहा, समस्या की क्लियर रिकग्निशन एक बार जब मेज पर आ जाती है तो आप जानते हैं कि उसे कैसे हल करना है। तो इसमें एक ढांचा शामिल है और इससे मुझे आपसे अपना अगला सवाल पूछने की प्रेरणा मिलती है। ढांचा जीवन को कठोर और निरस बना देता है। तो क्या ढांचे ने वास्तव में आपको निर्णय लेने में अधिक स्वतंत्रता दी या कठोरता अनिवार्य रूप से इसके साथ आती ही है कहीं ना कहीं? देखिए, मुझे लगता है कि इसका कोई ब्लैक एंड व्हाइट जवाब नहीं है। हाँ, स्ट्रक्चर्स पे कुछ हद तक कठोरता होती है, लेकिन मुझे लगता है कि चलिए इस शब्द को थोड़ा बदल देते हैं। कठोरता के बजाय इसे डिसिप्लिन कहें, और अगर आप इसे कठोरता से बदलकर डिसिप्लिन कर देते हैं तो नजरिया बदल जाता है, क्योंकि तब तक अनुशासन आपको काम करने का एक सुव्यवस्थित ढांचा प्रदान करता है। तो मैं वास्तव में ये नहीं कहूंगा कि कोई कठोरता नहीं है, बल्कि ये एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच है, और मुझे लगता है कि इसे समझने का यह बेहतर तरीका होगा। जहां तक डिसीजन मेकिंग का सवाल है, ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगता है कि लोगों में यह धारणा है कि सेना में निर्णय लेना बहुत सरल है, क्योंकि बॉस कहेगा कि इसे इस तरह से करो और फिर हर कोई सलाम करेगा और कहेगा हाँ हाँ, हम इसे इसी तरह से करने जा रहे हैं। वास्तव में यह अलग है, क्योंकि आप जानते हैं, देश की प्रतिष्ठा दांव पर होती है, जाने दांव पर होती है। यू वेरी वेल नो बिल्कुल इट। सही। इसलिए मुझे लगता है कि यहां काफी हद तक एक कंसल्टेटिव प्रोसेस होती है। मुझे याद है जब हम सर्जिकल स्ट्राइक की योजना बना रहे थे, मैं वहां बैठा था। मेरी लगभग 40 साल की सेवा थी और वहां 5 साल की सेवा वाले युवा अधिकारी भी बैठे थे, क्योंकि वे ही थे जिन्हें सीमा पार जाना था। इसलिए उन्हें योजना बनाने की प्रक्रिया में शामिल होना था। और कई बार ऐसा हुआ जब मैंने कहा कि मुझे बिग पिक्चर पता है, हम इसे इस तरह से करेंगे, लेकिन कई बार उन युवा अधिकारियों ने कहा कि हमें केवल यह ना बताएं कि हमें क्या करना है, क्योंकि हम ही हैं जिन्हें इसे जमीन पर एग्जीक्यूट करना है। तो ये एक कंसल्टेटिव प्रोसेस होती है। मुझे लगता है कि ढांचा किस चीज में मदद करता है। एक बार जब योजना बन जाती है और आपका बॉस आपसे कहता है ठीक है, अब मैंने योजना को अंतिम रूप दे दिया है, तो वो ढांचा ये काम करता है कि हर कोई कहता है अब ये मेरी योजना है। ओके। हर कोई उस योजना की जिम्मेदारी लेता है। फिर ऐसा नहीं होता कि देखो, मैं इस योजना के इस हिस्से से असहमत था, इसलिए मैं अस्वस्थ नहीं हूं, तो ये इसे करने का एक अच्छा तरीका है। तो जहां ऐसा होता है, और मुझे लगता है कि सेना में ये एक बहुत अच्छी बात है कि जिसकी हम बात करते हैं, एक बार जब योजना बन जाती है तो हर कोई इसे अपना मानता है, और इसलिए आपको इसे अपनी पूरी क्षमता से पूरा करना होता है। बहुत सुंदर जनरल हुडा, जैसा कि आपने कहा कि एक बार योजना बन जाने के बाद हर किसी को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी और योजना तथा विजन को हासिल करने के लिए सभी को एक ही दिशा में आगे बढ़ना होगा। ठीक है, मेरा मतलब है जब हम रक्षा सेवाओं सेना की बात करते हैं और आपने उल्लेख किया कि देश दांव पर है और जाने दांव पर है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उन चुनौतीपूर्ण चरणों के दौरान आपको मानसिक और शारीरिक रूप से तरोताजा और सतर्क रखने में आराम कितना महत्वपूर्ण था? देखिए, मुझे लगता है कि रेस्ट इज वेरी क्रिटिकली इंपॉर्टेंट। मैं जानता हूं कि अक्सर लोग काम की तुलना ऑफिस में बिताए घंटों की संख्या से करते हैं। ओह, मैं उस समय तक बैठा रहा हूं। ये नहीं कह रहा कि ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आउटपुट को मापने का ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। मैंने भूकंप के बाद के पहले 3 दिनों में यह महसूस किया। आप जानते हैं, एक लीडर के रूप में आप वहां सबसे सीनियर व्यक्ति होते हैं। आप
हर जगह दिखना चाहते हैं, आप हर संकट वाली हाँ। जगह पर मौजूद रहना चाहते हैं, हर जगह खुद काम में जुटना चाहते हैं। लोग क्या कहेंगे अगर वे देखें कि आप हर महत्वपूर्ण बिंदु पर मौजूद नहीं हैं? लेकिन मुझे 2 दिनों के बाद एहसास हुआ कि अगर मैं इसी तरह चलता रहा तो मैं कंप्लीटली बर्न आउट हो जाऊंगा। इसलिए आपको स्टेप बैक करने की जरूरत होती है। आपको रोजमर्रा के आधार पर जो कुछ हो रहा है उससे खुद को थोड़ा डिटैच करने की जरूरत होती है। और वो अलगाव महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपको लॉन्ग टर्म पिक्चर देखने में सक्षम बनाता है। क्या बात है। कभी कभी जब आप घटना के बहुत करीब पहुंच जाते हैं तो आप बस फायर फाइटिंग में लग जाते हैं। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि जो अर्जेंट है वो अक्सर महत्वपूर्ण नहीं होता और जो महत्वपूर्ण है वो अक्सर अर्जेंट नहीं अर्जेंट। होता। हाँ। तो मुझे लगता है कि थोड़ा पीछे हटकर आप तात्कालिक चीजों से ऊपर उठकर महत्वपूर्ण चीजों को देख पाते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग बना पाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आराम और रोजमर्रा की दिनचर्या से थोड़ा पीछे हटने और आराम से लार्जर पिक्चर को देखने की आपकी क्षमता बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। बहुत सुंदर विचार जनरल हुडा। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि आज हम जिस तनावपूर्ण जीवन को जी रहे हैं उसमें हमें थोड़ा समय Absolutely. निकालकर थोड़ा पीछे हटकर आत्ममंथन करना चाहिए, जिससे हमें भविष्य के लिए बेहतर निर्णय लेने में मदद होगी। तो देवी और सज्जनों, आपको इस बात का जरूर विचार करना चाहिए जो जनरल हुडा ने अभी अभी हमारे रोजमर्रा के जीवन के बारे में कही। आज जीवन की ये जो तेज रफ्तार है उसमें थोड़ा समय निकालकर पीछे हटे, आत्ममंथन करें और ये आपको मदद करेगा भविष्य के लिए बेहतर फैसले लेने में, बेहतर भविष्य के लिए। और ये एक ऐसी प्रतिबद्धता है जो आपको जीवन भर के लिए निभानी होगी। जो हम जीवन भर की प्रतिबद्धता की बात करते हैं तो शुरुआत में ये आसान नहीं होता है, लेकिन दशकों के साथ ये और कठिन होती जाती है। इतने वर्षों तक आपको किस चीज ने आगे बढ़ने की प्रेरणा दी? आपने अभी उल्लेख किया कि जब आप वहां बैठे थे 40 वर्ष का आपके पास अनुभव था। मेरा मतलब है कि हमारे देश के लिए सेवा और बलिदान करने के लिए आपको किस चीज ने शक्ति दी? सो आई थिंक, देखिए, मुझे लगता है कि सबसे प्राथमिक चीज है उद्देश्य की भावना, यानी सेंस ऑफ पर्पस। आप जो काम कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, और ये उद्देश्य की भावना बहुत मजबूत होती है। न केवल मेरे लिए ये व्यक्तिगत रूप से एक सेना अधिकारी के रूप से, बल्कि मुझे लगता है कि आप इसे पूरी मिलिट्री कम्युनिटी में चारों ओर देखेंगे कि देखो, हम जो कर रहे हैं वो किसी न किसी तरह हमसे कहीं बड़ा है। हम यहां देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए हैं, हम यहां राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हैं, हम सिविल पॉपुलेशन की सुरक्षा निश्चित करने के लिए हैं। इसके अलावा मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो मेरे प्रदर्शन पर ही इस संगठन की प्रतिष्ठा टिकी हुई है। अगर मैं चीजों को ठीक से नहीं करूंगा और अगर मैं सही ढंग से नियंत्रण नहीं रखूंगा या मैं कुछ अच्छा नहीं करूंगा तो इसका असर मेरे संगठन के नाम पर पड़ेगा। और इसलिए मैं जो कर रहा हूं वो उस थोड़े बहुत कष्ट से कहीं बढ़कर मूल्यवान है जो मुझे झेलना पड़ता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि जो लोग सियाचिन में -60 डिग्री तापमान और इतनी कठिन परिस्थितियों में बैठे हैं, उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा कहां से मिलती है। और वास्तव में उन्हें आगे बढ़ाने वाली चीज यही उद्देश्य की बड़ी भावना है कि मैं जो काम कर रहा हूं वो बेहद महत्वपूर्ण है। अब कभी कभी कॉर्पोरेट सर्कल्स में जब मैं इस मुद्दे को उठाता हूं तो मुझसे कहा जाता है कि देखिए, आप सेना में हैं, इसलिए आपके पास इस तरह के आदर्श हो सकते हैं, ये वास्तव में हमारे सिविलियन लाइफ से मेल नहीं खाता। और मैं उनसे कहता हूं कि किसी न किसी मोड़ पर आप खुद से यह सवाल जरूर पूछेंगे कि मैंने क्या उद्देश्य हासिल किया। शायद तुरंत नहीं, शायद बाद में। इसलिए मुझे लगता है कि यह भावना भी होनी चाहिए कि रोजमर्रा की दिनचर्या से परे हटकर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उससे कहीं ज्यादा है। यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान देने जितना सरल हो सकता है। बड़ी तस्वीर को देखना या एक ऐसा मजबूत संगठन बनाना हो सकता है जो अपने मूल्यों के साथ मेरे बाद भी टिका रहे। इसलिए मुझे लगता है कि
काम को केवल रोजमर्रा के नजरिए से मत देखिए, बल्कि इसे एक बड़े तो विक्टर फ्रैंकल की किताब है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक ज्यू थे। उन्होंने एक बेहतरीन किताब लिखी है जिसका नाम है मैन इन सर्च ऑफ मीनिंग। मैन इन सर्च ऑफ मीनिंग। या ओके। और वो कहते हैं कि इंसान को जिस चीज की जरूरत है वो तनाव मुक्त स्थिति नहीं है, बल्कि अपने लिए किसी योग्य लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास और संघर्ष करना है। और मुझे लगता है कि शायद ये सुनने में थोड़ा बड़ा या दार्शनिक लग सकता है, लेकिन ये व्यक्तिगत स्तर पर एक बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ही दिलचस्प। मेरा मतलब है, जब मैं ये सभी कहानियां सुनता हूँ और आपने सियाचिन के बारे में भी जिक्र किया, तो क्या आप कभी सियाचिन में रहे? वैसे मेरी वहाँ पोस्टिंग नहीं थी, लेकिन हाँ, मैं उस क्षेत्र की देखरेख कर रहा था और इसलिए मैंने वहाँ कहीं यात्रा -60 डिग्रीज। यस, -60 डिग्री। -60 डिग्रीज में किस तरह का अनुशासन चाहिए होता है? इट्स अमेजिंग। -60 डिग्री टेम्परेचर, सर्दियों में 60 फीट बर्फ। कितना? 60 फीट? या वाह। हाँ, वहाँ ऑक्सीजन का स्तर यहाँ की तुलना में लगभग आधा रह जाता है। इसलिए हर एक फिजिकल एक्टिविटी एक चुनौती बन जाती है। लोग टेंट्स में रहते हैं क्योंकि उतनी ऊंचाई पर आप वास्तव में आलीशान फैंसी शेल्टर्स नहीं बना सकते। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन लोग वहां हैं, मोटिवेटेड है और अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, हमारी रक्षा सेवाओं और हमारी सैनिकों को सलाम है जो सियाचिन जैसी -डिग्री वाली जगहों पर तैनात है। मेरा मतलब है कि वहाँ मौजूद हर सैनिक को जो देश की सेवा कर रहा है, देश की रक्षा कर रहा है, आपको सलाम है और देश की रक्षा करने के लिए आपका धन्यवाद। और जनरल हुडा, इन कहानियों को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये उस समय का जीवन था जब आप रक्षा सेवाओं में थे, ठीक है? चलिए अब यूनिफॉर्म के बाद के जीवन के बारे में बात करते हैं। वर्षों तक एक स्पष्ट रूप से परिभाषित ढांचे के साथ जीने के बाद सबसे कठिन तालमेल क्या था जो ढांचा खत्म होने के बाद किसी को करना पड़ता है? या क्या आप अभी भी उसी ढांचे का पालन करते हैं जो वहां था? तो वास्तव में ये स्ट्रक्चर कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होता, क्योंकि हमारे पास एक जीवंत पूर्व सैनिक समुदाय यानी वाइब्रेंट वेटरन कम्युनिटी है। सर्विंग ऑफिसर्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स के बीच नियमित बातचीत होती रहती है। प्रत्येक मुख्यालय में वेटरन सेल जैसी व्यवस्था होती है जिसका उद्देश्य पूर्व सैनिकों के कल्याण की देखभाल करना है। इसलिए स्ट्रक्चर पूरी तरह से गायब नहीं होता है। मुझे लगता है कि सबसे कठिन चुनौती ये होती है कि व्यस्त और चुनौतीपूर्ण दिनचर्या वाले जीवन से अचानक आप इस स्थिति में आ जाते हैं कि अब मैं अपने समय का क्या करूं। और मुझे लगता है कि ये स्विच करना बहुत मुश्किल होता है। और मुझे लगता है कि उस समय अतीत की उस छवि में जीते रहना सही नहीं है। वो बीत चुका है, बल्कि अब ये देखना जरूरी है कि आप जीवन में न्यू पर्पस कैसे पा सकते हैं। ये महत्वपूर्ण है। मैंने आपसे उद्देश्य के बारे में बात की थी, और नए उद्देश्य की बात करते हुए जब मैं खुद से कहता हूं कि हाँ, अब मैं क्या करूं, तो मैं अक्सर एक युवा महिला की कहानी याद करता हूं और मैं इसके बारे में बात करूंगा। मैं 2015 की बात करता हूं, जब मैं सेना कमांडर था। एक ऑपरेशन के दौरान जहां हम आतंकवादियों से लड़ रहे थे, हमारे एक कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष महाडिक ने उस ऑपरेशन में अपनी जान गंवा दी। कर्नल काफी वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, उनकी लगभग 20 साल की सेवा होती है, और उनकी पत्नी स्वाति महाडिक थी। स्वाति उस समय 35 वर्ष की थी। उसके 2 बच्चे थे, एक की उम्र 5 और दूसरे की 10 वर्ष थी, और वो उधमपुर में रह रही थी जहां मेरा मुख्यालय स्थित था। तो अंतिम संस्कार के बाद जब मेरी पत्नी उनसे मिलने गई तो स्वाति ने कहा, मैं सेना में शामिल होना चाहती हूं। और ईमानदारी से कहें तो हम सभी पूरी तरह से अचंभित रह गए, क्योंकि ट्रेनिंग एकेडमी में प्रवेश की अधिकतम आयु 25 वर्ष होती है और वो पहले से ही 35 वर्ष की थी, यानी 10 साल अधिक उम्र, और उनके 2 बच्चे थे। लेकिन स्वाति पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित थी। उन्होंने कहा,
मैंने अपने पति को खो दिया है। हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन अब यूनिफॉर्म पहनना ही मेरा उद्देश्य है और आप लोग इसे पूरा करने में मेरी मदद करें। इसलिए हमने इस मामले को आगे बढ़ाया और यह आर्मी हेडक्वार्टर में काफी समय तक ऊपर नीचे होता रहा। आखिरकार उस समय के रक्षा मंत्री श्री पारिकर ने कहा, ठीक है, मैं उन्हें उम्र में छूट दूंगा ताकि वे परीक्षा में बैठ सकें। भले ही उनकी उम्र 10 साल अधिक है, लेकिन बाकी सब उन्हें खुद के दम पर करना होगा। अपने पति की मृत्यु के 3 साल बाद स्वाति ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से पास आउट हुई और यूनिफॉर्म में एक लेफ्टिनेंट बनी। वाह, अद्भुत, बहुत ही अद्भुत। तो आप जब कहते हैं कि अब मैं अपने जीवन में क्या करूं, मेरा मतलब है कि आपके पास एक नया उद्देश्य है, एक नई भूमिका खोजने के कई तरीके हैं। हम में से बहुत से लोग ऐसा करते हैं। मैंने खुद एक थिंक टैंक शुरू किया है और मुझे लगता है कि आपने जो अनुभव हासिल किया है उसे आप कहीं और वापस समाज को दे सकते हैं। कुछ अन्य लोग मेंटरिंग की भूमिकाएं आदि संभालते हैं। ये आसान नहीं है, ये बदलाव आसान नहीं है। तो मुझे बस स्वाति की कहानी याद आ जाती है। अद्भुत, बहुत बढ़िया जनरल हुडा। यहाँ से एक मूल सीख यही है कि जीवन में हमेशा एक उद्देश्य होना चाहिए, और अगर एक उद्देश्य पूरा हो जाए तो एक नया उद्देश्य तलाशे। जीवन में हमेशा कोई ना कोई उद्देश्य रखें और आगे बढ़ते रहें। और धन्यवाद स्वाति की ये कहानी साझा करने के लिए। मतलब ये वाकई बहुत प्रेरणादायक है। मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए कोई इंसान आज के समय में काम के तनाव, पारिवारिक जिम्मेदारियों और लगातार ध्यान भटकने के बीच जूझ रहा हो। उसके रोजमर्रा के जीवन में अनुशासन वास्तव में कैसा दिखता होगा? हाँ, तो डिसिप्लिन, पता नहीं, लोगों को लगता है कि डिसिप्लिन का मतलब यूनिफॉर्म पहनना और बहुत सख्त या सीधा सपाट हो जाना है, लेकिन वास्तव में इसका मतलब ये है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे कैसे स्ट्रक्चर करते हैं, आप अपने समय का प्रबंधन कैसे करते हैं। मुझे लगता है कि ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप कितने भरोसेमंद और कितने कंसिस्टेंट हैं, और यही चीज दूसरे लोगों को भी आपको समझने में मदद करती है। लेकिन देखिए, उनके काम करने के तरीके में एक निरंतरता होती है। मेरा मतलब है कि यही डिसिप्लिन है कि आप लगातार किसी काम को कर रहे हैं। एक लीडर के रूप में आज आप इस तरह व्यवहार कर रहे हैं, कल कुछ अलग तरह से व्यवहार करेंगे लगेंगे तो लोग भ्रमित हो जाते हैं। आपके बारे में भरोसेमंद होने का एक एहसास होना चाहिए। तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हाँ, अगर आपसे 8 बजे पहुंचने के लिए कहा गया है तो वहां 8 बजे होना जरूरी है। ये तो बस जीवन को एक व्यवस्थित, निरंतर और भरोसेमंद तरीके से जीने का नाम है। यही अनुशासन है। व्यवस्थित, निरंतर और भरोसेमंद तरीका, और यही है अनुशासन का असली मायना। तो देवी और सज्जनों, आपने सुना, व्यवस्थित, भरोसेमंद होना, यही तरीका है और अनुशासन। तो जनरल हुडा, हमारा अगला सेगमेंट है हर दिन खुद को 1% बेहतर बनाना। तो अब मैं आपसे कुछ सरल सवाल पूछने जा रहा हूं कि वो कौन से कदम हैं जो एक स्थायी बदलाव लाते हैं और जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। तो मेरा पहला सवाल है, कोई एक ऐसी दैनिक आदत जो चुपचाप हमारी आंतरिक शक्ति का निर्माण करती है। तो मैं आपको मेरी पर्सनल आदत बताता हूं। मेरी पर्सनल आदत यह है कि मैं हर दिन के अंत में लगभग आधे घंटे के लिए बैठता हूं और इस बात पर रिफ्लेक्ट करता हूं कि उस दिन क्या क्या हुआ, आपने क्या अच्छा किया, आपसे कहाँ गलती हुई, आप बिल्कुल कहाँ पर सुधार कर सकते हैं, खुद की आलोचना किए बिना बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखना कि आपने उस दिन क्या किया है। और मुझे लगता है कि इससे आपको अगले दिन ये तय करने में मदद मिलती है कि शायद अब मैं चीज़ों को एक अलग तरीके से करूं। अगर आप इसे एक लंबे समय तक लगातार करते हैं तो मुझे लगता है कि अच्छी आदतें, अच्छी नीतियां और अच्छे अभ्यास आपकी आदत में शुमार हो जाते हैं, जैसे वो आपका दूसरा स्वभाव बन जाते हैं। तो बीते हुए दिन और आपने जो कुछ भी किया उसके बारे में दिन के अंत में वो शांत आत्म मंथन करना मेरे लिए सबसे अच्छा अभ्यासों में से एक है। बीते हुए दिन का एक शांत आत्म मंथन, सही बात है।
ठीक है, अगला सवाल। अगर लोग जीवन में निरंतरता चाहते हैं तो उन्हें कौन सी आदत छोड़नी चाहिए? सो आई विड से मैं यही कहूंगा कि परिस्थितियों को दोष देना बंद करें। बिल्कुल सही। देखिए, आपको जो ताश के पत्ते मिले हैं, आपको उन्हीं के साथ खेलना है। और जो लोग ताश या ब्रिज खेलते हैं, वे जानते हैं कि हकीकत यही है कि आपके पास जो पत्ते हैं, आपको उन्हीं से दांव खेलना होगा। और जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। ये परिस्थितियां ऐसी ही हैं और इन्हें बदलने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ये कहना है कि मैं ही क्यों, ये स्थिति मेरे साथ ही क्यों हुई, ईमानदारी से कहें तो ये पूरी तरह से पॉइंटलेस है। आप किसी चीज की योजना बनाते हैं, लेकिन योजनाएं उस तरह काम नहीं करती जैसा आपने सोचा था। इसलिए सेना में हमारी एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, ऑपरेशन की कोई भी योजना दुश्मन के साथ पहले संपर्क के बाद नहीं टिकती। अच्छा, ओके। अच्छा, तो आप भले ही सबसे बेहतरीन योजना बना लें, लेकिन दुश्मन से सामना होते ही आपको उस योजना को बदलना होगा, क्योंकि खेल में सामने वाला भी शामिल है। सही बात है। इसलिए आपको फ्लेक्सिबिलिटी के उस तत्व को सीखने की जरूरत है कि चीजों को कैसे संभाला जाए। तो मैं कहूंगा कि अगर आप निरंतरता चाहते हैं तो परिस्थितियों का सामना वैसे ही करें जैसे कि वे हैं। ये मत कहें कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही बेचारा क्यों हुआ मैं। है। ये पॉइंटलेस है। हाँ, ओके। कोई एक सरल अभ्यास जो मुश्किल दिनों में खुद को फिर से व्यवस्थित करने में मदद करता है? तो आप जानते हैं कि मुश्किल दिनों में क्या होता है। अचानक आप खुद को कई ऐसी परिस्थितियों के सामने पाते हैं जो एक साथ खड़ी हो जाती हैं। मैं कहूँगा कि इससे निपटने की सबसे मुख्य चीज़ है, और इससे कोई बहुत हैरान करने वाली बात नहीं है, आपकी प्राथमिकता को तय करने की क्षमता। और ये कहना कि चलो जो पहली चीज़ सामने आई है उसे करने के बजाय मेरे पास जो इतनी सारी समस्याएं हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है, उसे चुनें और उससे निपटें। वरना कभी कभी मुश्किल दिनों में ऐसा होता है कि आपके सामने 10 चीजें होती हैं और आप भ्रमित हो जाते हैं कि मैं ये करूं या वो करूं या ये करूं। इसलिए ये तय करना जरूरी है कि यही मेरी प्राथमिकता है। बिल्कुल सही। लेकिन आपको पता होता है कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। तो प्राथमिकताओं को चुनना सबसे अहम है। ऐसा नहीं कि जो सामने आए बस उसे कर लो जैसे तैसे। परफेक्ट। तो जनरल हुडा, एक बार जब कोई बड़ा या महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया जाता है तो आप व्यक्तिगत रूप से उसके परिणामों के साथ कैसे जीते हैं, खासकर तब जब नतीजे अनिश्चित हों? रियली डू यू हैव अ चॉइस? आपको उस परिणाम के साथ जीना ही पड़ता है। मुझे याद है जब हमने योजना बनाई थी, जैसे कि मैंने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक की, वो एक बहुत ही जटिल ऑपरेशन था। और जाहिर है कि मेरे मन में ये शंका थी कि क्या ये योजना के अनुसार ठीक से पूरा हो पाएगा, क्या हर कोई सुरक्षित वापस आ पाएगा। हमेशा ये विचार आता था कि क्या मैंने हर एक पहलू पर अच्छी तरह से सोच लिया है। लेकिन सच्चाई ये है कि आपको वो निर्णय लेना ही होता है। आपने वो निर्णय ले लिया। एक आत्मविश्वास भी था कि मैंने एक अच्छी योजना बनाई है, सैनिक अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं, हमने उन्हें वो सब कुछ दिया है जिसकी उन्हें जरूरत थी, और हमें भरोसा था कि ये सफल होगा। मुझे लगता है कि वो ही आत्मविश्वास आपको निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। जीवन आदर्श या बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता। अगर कुछ गलत होना है तो वो गलत हो जाता है। मुझे लगता है कि आपको बस इसे स्वीकार करना होगा और कहना होगा कि हाँ, ये मेरी जिम्मेदारी थी कि ऐसा हुआ। और अगर मुझे लगता है कि उस जिम्मेदारी को स्वीकार करना आपको कमजोर नहीं बनाता, बल्कि कुछ मायनों में ये आपको एक लीडर के रूप में और मजबूत बनाता है, जब आप कहते हैं कि देखो, हाँ। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरे कंधों पर है, तुम चिंता मत करो, क्या होगा, तुम बस आगे बढ़ो और अपना काम करो, तो हाँ। आपके लोगों से आपको बहुत सम्मान मिलता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि जहां तक इसका संबंध है कोई बहुत बड़ा असमंजस या डिलीमा होती है। आपके द्वारा लिए गए कुछ निर्णय अच्छे होंगे, कुछ निर्णय उतने अच्छे नहीं होंगे। हाँ, लेकिन ये चीज आपको निर्णय लेने से नहीं रोक सकती। ये एक लीडर के रूप में आपको फैसले तो लेने ही होंगे। जी, बहुत ही सुंदर बात कही आपने। कर्मों की जिम्मेदारी खुद लें और टीम इसके लिए आपका सम्मान करेगी। बिल्कुल सही कहा। ठीक है,
ठीक है, आज की इस दुनिया में जहां हर कोई तुरंत नतीजे चाहता है, जैसे कॉर्पोरेट जगत में नंबरों और टारगेट का दबाव होता है, ऐसे में आपकी इतने सालों की सेवा ने आपको धैर्य और लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता के बारे में क्या सिखाया? देखिए, हम हमेशा ये कहते हैं कि आप एक बैटल हार सकते हैं, लेकिन फिर भी वॉर जीत सकते हैं। हम्म। तो तुरंत क्या होता है? और मुझे लगता है कि ये हमारी सोच में एक निरंतर विशेषता की तरह रहा है। उदाहरण के लिए, हम जम्मू कश्मीर में काउंटर टेररिज्म से निपट रहे हैं। आप आज 10 आतंकवादियों को मार सकते हैं और कल 15 आतंकवादियों को। लेकिन आप जानते हैं कि ये एक लंबा खेल है और फिर आपको उसी के अनुसार कदम उठाने होंगे। कि देखिए, आपकी स्ट्रैटेजी हमेशा एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पर आधारित होनी चाहिए। आज हर कोई कारगिल युद्ध की बात करता है और कहता है कि ओह, हम कितने सफल रहे। कृपया कारगिल युद्ध की शुरुआत को देखिए। युद्ध शुरू होने के बाद के 1 महीने तक भारतीय सेना द्वारा किया गया हर हमला असफल रहा था। लेकिन आप डटे रहते हैं और इसलिए मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है कि कम से कम लीडरशिप के बीच एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक थिंकिंग होनी चाहिए कि हां, शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स अच्छे हैं, लेकिन जब तक आपके मन में एक लॉन्ग टर्म विजन नहीं होगा, तब तक बात नहीं बनेगी। मेरा मतलब है, हमने इसे देखा है। अफगानिस्तान में अमेरिकन सेना को देखिए। 9/11 के बाद वे अंदर गए, 1 महीने के भीतर उन्होंने कारगिल, माफ करिएगा, काबुल पर कब्जा कर लिया था। 1 महीने के भीतर उन्होंने काबुल पर कब्जा कर लिया और 20 साल बाद उन्हें वहां से पीछे हटना पड़ा। तालिबान को सत्ता सौंपनी पड़ी। इसलिए जब तक वो दीर्घकालिक सोच और रणनीति लागू नहीं होगी, आप तात्कालिक सफलता के बावजूद अंत में हार सकते तो हैं। जनरल हुड्डा, इस बातचीत से जो एक मुख्य सीख मुझे मिली है, वो निरंतरता के बारे में भी है कि भले ही आपको असफलताओं का सामना करना पड़े, प्रयास करते रहे, कभी हार ना माने। क्या लीडरशिप में कमजोरी या भावुकता के लिए कोई जगह होती है, या ताकत के लिए कभी-कभी साइलेंट रेजिलियंस चाहिए? नहीं, देखिए, साइलेंट रेजिलियंस जरूरी है, लेकिन फिर वही बात है कि हम सब इंसान हैं। इसलिए कमजोरियां और भावनाएं तो होंगी ही। और मैं आपको बता दूं कि आपके अधीन काम करने वाले लोग इस बात को समझते हैं। वे आपको किसी सुपरमैन की तरह नहीं देखते या किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं देखते जिसे चोट नहीं लग सकती या जो कमजोर नहीं हो सकता। लेकिन जब तक एक लीडर के रूप में आप लोगों को प्रेरित करने और टीम को साथ लेकर चलने में सक्षम हैं, मुझे लगता है कि आपकी यही कमजोरियां टीम को और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करेंगे, ताकि वे ये सुनिश्चित कर सकें कि एक लीडर के रूप में आपकी छवि खराब ना हो या आप कमजोर साबित ना हो। तो अगर उनका आप पर भरोसा है, तो कुछ मायने में वे सोच सकते हैं ऐसा हुआ है, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि बॉस का सिर ना झुके। हाँ, इसलिए कमजोरी या भावुकता हमेशा एक अवगुण नहीं होती, ये एक मानवीय स्थिति है। लेकिन मुझे लगता है कि एक लीडर के रूप में आपका समग्र चरित्र ऐसा होना चाहिए। सही। मुझे ये बहुत पसंद है। रक्षा सेवाओं या सैन्य जीवन के ऐसे कौन से मूल्य हैं जिनके बारे में आपको लगता है कि आज के नागरिक समाज को उनसे सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है? आई एम गोइंग टू आंसर दिस लिटिल डिफरेंटली। ठीक है। तो देखिए, सैन्य मूल्य जैसे करेज, ऑनर, इंटीग्रिटी, लॉयल्टी, कॉमरेडशिप, ये बहुत महत्वपूर्ण मूल्य हैं और इनमें से कुछ को नागरिक जीवन में भी अपनाया जा सकता है। मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये है, और मुझे यकीन है कि आपके संगठन के पास भी मूल्यों का एक सेट होगा। इनमें से कई संगठनों के अपने मूल्य होते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां ये मूल्य नैतिक रूप से सबसे अहम बात यह है, वहीं सेना में उदाहरण के लिए काम करने के लिए ये सही है। अगर आपके पास साहस नहीं है, वफादारी नहीं है, तुरंत आदेश मानने की आदत नहीं है, तो सेना बिखर जाएगी। ये काम ही नहीं कर सकते। अगर कोई कहे कि मैं तुरंत आदेश मानने से इनकार करता हूं या कोई वफादारी नहीं है, तो सेना काम नहीं करेगी।
इसलिए वफादारी को संगठन के दैनिक कामकाज में रखना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि आप सेना से मूल्यों को नागरिक जीवन में उधार ले रहे हैं, बल्कि आपके पास जो भी मूल्य हैं उन्हें अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाइए, उन्हें अपने दैनिक कामकाज का हिस्सा बनाइए। सिर्फ ये मत कहिए कि ओह, मेरे पास ये मूल्य है, ये मेरे कैलेंडर पर है, ये मेरी मेज पर है। एम आई राइट? बल्कि संगठन और उसके लोग नियमित रूप से उन मूल्यों का पालन कर रहे हों। मुझे लगता है कि यह अधिक महत्वपूर्ण है। ऑर्गेनाइजेशन जो भी तय करे, आपको उसका पालन करना है और उन पर विश्वास करे। हाँ, बिल्कुल। हाँ। एक आखिरी सवाल, क्या अनुशासन का मतलब ये भी हो सकता है कि आप ये जाने कि कब पीछे हटना है या कब जाने दे, बजाय इसके कि हमेशा आगे ही बढ़ते रहे? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आपको यह पता होना चाहिए कि कोई चीज अगर गलत हो रही है और आप उसे बार बार करते जा रहे हैं तो उससे कोई मदद नहीं मिलने वाली। सेना में उदाहरण के लिए हम कहते हैं डोंट रीइंफोर्स फेलियर। आप एक योजना शुरू करते हैं और आपको पता चलता है कि ये योजना सफल नहीं हो रही है, तो उसी को करते मत रहिए। बस उसी रास्ते पर जबरदस्ती आगे बढ़ने की कोशिश मत कीजिए। कोई दूसरा अलग नजरिया या तरीका आजमाइए। हाँ, उद्देश्य वही रहता है। सही कहा। तो उद्देश्य यही रहता है कि मुझे टाइगर हिल पर कब्जा करना है। अब अगर मैं उत्तर दिशा से जा रहा हूं और सफल नहीं हो रहा हूं तो उस रास्ते पर और ज्यादा लोगों को झोंकने का कोई मतलब नहीं है। अपनी दिशा बदलिए। तो मुझे लगता है कि अनुशासन का मतलब यह भी है कि किसी मोड़ पर यह समझना कि यह काम नहीं कर रहा है, यहां से पीछे हट जाओ, चलो दूसरा तरीका आजमाते हैं, चलो चीजों को करने का कोई दूसरा रास्ता निकालते हैं। असफलता को बढ़ावा मत दो। असफलता को बढ़ावा न दे। बहुत ही सुंदर बात कही। मतलब जनरल हुडा, इससे मैं ये समझ पा रहा हूं कि अगर आपके पास कोई योजना है, कोई लक्ष्य है और आप उस लक्ष्य को हासिल करने की यात्रा पर निकलते हैं, लेकिन अगर उस लक्ष्य को हासिल करने में बाधाएं आ रही हैं तो बस उसी तरफ जबरदस्ती मत धकेले। एक वैकल्पिक रास्ता तलाशिए, लेकिन अपना लक्ष्य मत बदलिए, बल्कि उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वैकल्पिक रास्ते का समाधान ढूंढिए। बहुत ही खूबसूरती से कहा आपने। और देवी और सज्जनों, ज्यादातर लोग असाधारण बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो बस एक ऐसी दुनिया में स्थिर रहने की कोशिश कर रहे हैं जो लगातार और ज्यादा की मांग करती रहती है। और कभी कभी स्थिरता हर हाल में डटे रहने से आती है, तब भी जब परिस्थितियां कठिन हो और तब भी जब कोई आपको न देख रहा हो। धन्यवाद जनरल हुडा, आपका यहाँ आना हमारे लिए बेहद सुखद रहा और हमें आपसे बहुत सी गहरी बातें जानने को मिली। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दर्शक भी आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि आपकी ये यात्रा पूरी तरह से ईमानदारी, गहराई और हमारे अनुशासित रहने, अपने लक्ष्य से कभी ध्यान न भटकाने, उन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए अलग अलग समाधान खोजने, केंद्रित रहने और सबसे बढ़कर अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने तथा खुद पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करने वाली रही हैं। तो देवी और सज्जनों, अगर ये एपिसोड आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करना न भूलें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। यह है लिव योर बेस्ट लाइफ अनस्क्रिप्टेड। अगली बार तक धन्यवाद।